नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे देश की सुरक्षा को लेकर और भारत सरकार ने जिस प्रकार से जो नए प्लान बनाए हैं उन प्लानों के तहत अगर हम उस पर थोड़ा भी ध्यान देंगे और सही से उसका विचार मंथन करेंगे तो हमें लगता है कि हमें समझ में आएगा कि हमारे देश की इस समय की सरकार कैसे सोचती है, क्या सोचती है और उसके तमाम प्रयास क्या-क्या हैं। एक जो भारत में सबसे बड़ी डिमांड इस समय चल रही है वो है एनपीआर की या एनआरसी की। लगातार भारत का प्रत्येक नागरिक कह रहा है कि एनआरसी होनी चाहिए, पूरे देश में एनपीआर होना चाहिए और जो अवैध घुसपैठिए हैं कम से कम उनको बाहर जाना चाहिए। अवैध घुसपैठियों को लेकर जब सबसे पहला कार्रवाई हाँ, भारत सरकार ने सीएए के दौरान जब घोषणा की थी, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था एनआरसी हम करके रहेंगे, तो एनआरसी वो उस समय का विरोध सीएए का विरोध नहीं था, एक्चुअली उस समय का विरोध एनआरसी का विरोध था और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में हंगामा हुआ था। कई महीनों तक पूरा देश चक्का जाम में रहा था, कई महीनों तक शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन हुए थे और पूरे देश में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी। लेकिन उस प्रयास उस समय तो टल गया। पर भारत सरकार तो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। लोग लगातार कह रहे थे कि क्या भारत सरकार इन विषयों पर काम करेगी, क्या भारत सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन आज की तारीख में जब भारत सरकार ने नए सिरे से इन पॉलिसियों को विचार करना शुरू किया और इन पर काम करना शुरू किया है, इससे ये पता लगता है कि क्या भारत सरकार की योजना है। हम बात करने जा रहे हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की, इसके साथ नेट ग्रिड के साथ जोड़ने की, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, अलग अलग एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन करने के राइट की, जो जो इंटीग्रेटेड नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी है एनसीटीपी जो पॉलिसी है उसके तहत, और इसका संबंध कैसे एसआईआर के साथ है। देखिए नेशनल ग्रिड हमारे पास है। इन सबके प्रयासों के बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में जो लगातार कहा जाता था 140 करोड़ हो गए, कोई कहता है 150 करोड़ हो गए, विश्व में सबसे आगे हम हो गए, विश्व में सबसे बड़े हम हो गए, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। इस एक अनुमान के अनुसार ये 119 करोड़ पर तादाद रहने वाली है। आप सोचकर देखिए कि 140 करोड़ से 119 करोड़ का मतलब, 150 करोड़ से 119 करोड़ का मतलब है 20 से 30 करोड़ लोग भारत में चिन्हित होने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, लगातार जाति जनगणना करिए, जाति जनगणना। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो टीम एक ऐसी व्यक्ति है, ऐसी टीम है नेशनल लेवल पर जो हर एक आपदा को अवसर में बदल लेती है। आप लगातार कह रहे थे, अपोजिशन लगातार कह रहा था कि नहीं भैया ये तो जाति जनगणना होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जिस समय लल्लू के बेटे के साथ थे उस समय उन्होंने वो जाति जनगणना को लेकर वो सब तैयारी भी की थी। कर्नाटक ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। कांग्रेस शासित प्रदेशों में बहुत बार ऐसा प्रयास हो चुका है, लेकिन कभी वो डेटा पब्लिश नहीं हो पाया। अब जाति जनगणना की बात कही गई तो केंद्र सरकार ने बड़े लंबे समय के बाद ये स्वीकार कर लिया कि जाति जनगणना हम करवाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जाति जनगणना अगर केंद्र सरकार करवाएगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति विभाजन या जाति व्यवस्था पर मुहर लगा रही है? क्या भारतीय सरकार, भारत की सरकार ये कह रही है कि जितनी जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा होना चाहिए? लगातार इस पर प्रश्न खड़े हुए थे और केंद्र ने जैसे ही कहा था कि हम इस जनगणना में हम जोड़ कर रहेंगे या हम जाति जनगणना करवाने को तैयार है, मैं भी उस समय सोच रहा था कि इसके पीछे जरूर निश्चित तौर से कुछ ना कुछ पहले था और कुछ ना कुछ सरकार ने नया सोचकर रखा होगा। सरकार ने घोषणा कर दी, उसके लिए फंड निकाल दिया, फंड के 2 चरण बना दिए। मैंने उस दिन बताया था कि उसके 2 चरण बना दिए। एक चरण में पहले परिवार का पूरा सिजरा जाएगा और दूसरे चरण में जनसंख्या जाएगी। यानी कि पहले पहले चरण में आपकी वेल्थ, आपका बैकग्राउंड, आपका निवास, आपकी भूमिका, आपके पास संसाधन और आपकी एजुकेशन, घर में बच्चे, सारी स्थिति पहले एक राउंड में जाएगी। दूसरे राउंड में उन्होंने कहा हम जनसंख्या पर आ जाते हैं और जाति उसमें काउंट करेंगे। लेकिन जो पहले चरण की गणना है, पहले चरण का जो हिसाब किताब है, क्या उससे पहले भी कुछ है? तो फिर इसका फैसला तो एसआईआर करवाकर कर दिया गया है ना। चुनाव आयोग के पास ही राइट है, वो कहता है कि आर्टिकल 324 में वोट केवल वही डाल सकता है जो कि भारत का नागरिक होगा। अब हम भारत की नागरिकता को लेकर लगातार हम काउंट करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में वो है कि नहीं। इसलिए एसआईआर करवाया गया ताकि पता किया जा सके कि वाकई में कोई ऐसा गैर नागरिक तो नहीं जिसका वोट बनाओ। उसके लिए गहन पुनरीक्षण आवश्यक था। गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड 2002 से पहले के सिस्टम और 2002 के बाद के सिस्टम को लागू कर दिया गया। 2002 के बाद के जितने भी वोट हैं वो सब पहले चरण में उनको कैलकुलेट किया जाएगा। 2002 से
पहले जिनका उनका या उनके पिता का या उनकी मां का या उनके परिवार का सिजरा नहीं है, वो अलग एक सवाल में कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र की सरकार ने इस पर अब क्या पॉलिसी बनाई। एसआईआर के माध्यम से, वो योगी जी ने, आपने उस दिन ध्यान होगा कि योगी जी ने ये कहा भी था कि ये जो एसआईआर की पॉलिसी बन रही है, एसआईआर के तहत जो डेटा कलेक्ट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिपुटेशन सेंटर बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है वो डेटा वहां से लें और उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करें, इन लोगों को चिन्हित करें आखिर ये है कहां। ये भी मैंने उस दिन बताया था कि पूरे देश में जहां जहां एसआईआर चल रहा है वहां से पूरे के पूरे क्षेत्र खाली हो गए। बांग्लादेश बॉर्डर पर इस समय बड़ा भारी संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में जाने वाले, वापस जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार जहां कहीं भी पकड़ रही है उनको सीधा डिपोर्ट कर रही है। वो कुछ लोग तो इतने हिम्मत वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बुलाने का आदेश दे दिया। लेकिन ये जो 20 से 30 करोड़ लोगों की बात आ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि 119 करोड़ भविष्य में रह जाएंगे, या आज की तारीख में 119 करोड़ राष्ट्रीय डेटाबेस है। अब आप समझ लीजिए कि एसआईआर के माध्यम से जो जो सर्वे हो रहा है वो डेटा जाने वाला है। हालांकि केंद्र की सरकार लगातार ये कह रही है ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वो प्रक्रिया तो उनकी प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग कर रहा है, हमारी प्रक्रिया दूसरी होगी। हम नेशनल ग्रिड के साथ उसको जोड़ रहे हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, पहली पॉलिसी भारत की अब बन रही है जो काउंटर टेररिज्म को लेकर है, और इसको सीधा नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ा जा रहा है। इसको सीधा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ जोड़ा जा रहा है, और सुरक्षा डेटाबेस को एकीकृत किया जा रहा है सारे। ये लोगों को लग सकता है कि अचानक सरकार इतना बड़ा कैसे कर सकेगी। आप याद करिए कि आपके वाहन का डिटेल सब कुछ सरकार के पास है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल सारा राष्ट्रीय डेटाबेस पर है, आपके राशन कार्ड का सारा डिटेल राष्ट्रीय डेटाबेस पर है, और आपके पास जो भी यहां पर जो जो आप इस समय आधार कार्ड बनवाए पड़े हैं, आप बैंक का अकाउंट खोले पड़े हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब आपका डेटाबेस इकट्ठा होता जा रहा है। सरकार के पास वो सारा डेटाबेस है, और यहां तक का डेटाबेस अब आने वाला है कि उन्होंने कहा, नितिन गडकरी जी ने, कि भाई अब हम खत्म कर देंगे टोल का डब्बा, और वो सीधा आपकी गाड़ी कहां देश में घूम रही है वो भी पता कर लेंगे, और जहां जहां आपकी गाड़ी घूमेगी, जितने किलोमीटर घूमेगी, उसके हिसाब से पैसा काटेंगे। यानी कि आपकी गाड़ी की सुरक्षा, आपकी गाड़ी की निगरानी भी सरकार के हाथ में आ चुकी है। अगर वो हाईवेज पर जाएगी तो सरकार के पास उसका डिटेल होगा कि आप कहां घूम रहे हैं, किस तरह घूम रहे हैं, कितने किलोमीटर पर इस समय है। वो सारा डेटाबेस राष्ट्रीय डेटाबेस से, नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर जो नेशनल ग्रिड की बात कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि भाई आतंकवाद के विरुद्ध नीति में नेशनल ग्रिड का बहुत बड़ा योगदान है। नेशनल ग्रिड, इसके योगदान के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, सारी राज्य की, केंद्र की सारी गवर्नमेंटों का अप्रोच एक साथ होना चाहिए, और ये अलग अलग काम नहीं करेंगे। सारी एजेंसियां अब देश में मिलकर काम करेंगी। नेशनल ग्रिड की भूमिका पहले ये रही है। इस नई नीति के तहत नेशनल ग्रिड, यानी कि नेट ग्रिड जिसको कहा जाए, एक सेंट्रल डेटा हब होगा के रूप में काम करेगा। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी आतंकी घटना में शामिल पाया जाता है तो नेशनल ग्रिड के जरिए एजेंसियां उसका एनपीआर डेटा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटा, बैंक रिकॉर्ड, पासपोर्ट, टेलीकॉम डेटा एक ही जगह से देख सकते हैं, एक जगह से पा सकते हैं। इस पूरी योजना को जो नाम दिया गया है वो है गांडीव। गांडीव नाम का विश्लेषणात्मक टूल बनाया गया है। नई नीति में इस टूल का उपयोग बढ़ा दिया गया है, जो नेटग्रिड में मौजूदा डेटा का विश्लेषण कर संदिग्धों के छिपे हुए नेटवर्क का पता करता है, उनका किससे संपर्क है। इसमें जैसे आपका टेलीफोन है, टेलीफोन नेटवर्क है, आपका इंटरनेट का नेटवर्क है, आपके बैंक का नेटवर्क है, आपके पैन कार्ड का, आपकी कंपनियों का, आपकी गाड़ियों का, आपके द्वारा लिए गए प्रॉपर्टीज का, इनका सबका एक नेशनल ग्रिड बना। लेकिन सवाल तो यहां पर यह भी है, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा कि कोर्ट में इससे पहले क्या क्या जजमेंट हो चुके हैं और ये कहां कहां फंस सकता है। लेकिन आज की जो सीजीआई हैं इस समय, अगर उनकी अदालत में ये बातें जाती हैं, और अंदाजा ये है कि सरकार उनके रिटायर होने से पहले ये सब कुछ करवा लेगी, सरकार इसका डेटा तैयार कर लेगी, और अगर केसेस आते हैं तो चूंकि मास्टर और रोस्टर वही हैं इसलिए उनकी अदालत में आने वाले हैं, वो बेंचे बनाकर उसको डिसाइड करेंगे। ये जो एसआईआर का मामला था, एसआईआर के मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। एसआईआर के मामले में लगातार प्रश्न खड़े किए गए। एसआईआर के मामले में, बिहार वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट आ गया। बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उनकी अदालत में था, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तब भी उनकी अदालत में था, और फिर चीफ जस्टिस हो गए तो वही कंटिन्यूएशन में एसआईआर चल रहा है। तो जब उनकी अदालत में, उन्होंने कहा भाई देखो, आपके सामने कोई समस्या आती है तो हमारे पास आइए। आप बीएलओस की ये जो आप ये कहें कि इनको रोक दिया जाए, वो हम नहीं रोक सकते। आप ये कहो कि इसको टोटो ऑर्डर कर दिया जाए, हम नहीं कर सकते। हम
इसमें सिर्फ आपकी मदद ये कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको गलत लगता है तो आप हमारी अदालत में आइए। फिर उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टियां इतना क्यों चिल्ला रही हैं, जिसके जिसके राइट वायलेशन की बात कही जा रही है, जिसका नाम कटने की बात करी, वो तो एक भी कोर्ट में नहीं आए, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? अब ये चिल्लाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनका 20 करोड़ से 30 करोड़ वोट प्रभावित हो जाएगा, और इतना बड़ा वोट मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी भी प्रभावित हुआ होगा, और इतनी बड़ी ड्राइव भारत में कभी भी चली होगी, जिसमें कि बांग्लादेशी बॉर्डर घिरे पड़े हैं, वो वापस जाने के लिए परेशान है, वहां से रास्ते नहीं उनको मिल रहे हैं। और भारत में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो राज्य छोड़ छोड़कर, उनको अगर सवारियां नहीं मिलनी तो सर पे सामान रखे हुए, ट्रेनों का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा है बंगाल की तरफ जो जा रही हैं, वो सब अब बंगाल में जाकर शिफ्ट होने वाले हैं। अंदाजा यह है कि ममता बनर्जी उनको शरण देंगी, तमिलनाडु उनको शरण देगा, या फिर और उनके भाई बंधु जहां जहां बैठे हुए हैं वो उनको शरण देंगे। जम्मू कश्मीर पहले शरण देता था, वो दे नहीं सकता क्योंकि वो केंद्र के अधीन आता है। अब बचता है दिल्ली, पहले शरण देता था, वो केंद्र के अधीन आ चुका है, सरकार भी बदल चुकी है। अब बचता है केरला या कर्नाटक। इन राज्यों में कितना मदद ले पाएंगे और कितना फिर ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो मुझे लगता है और आसान हो जाएगा इसको करना। इसमें सरकार ने एनपीआर और सुरक्षा ग्रिड को लिंक कर दिया है। दिसंबर की, मतलब अभी की घटना है, सरकार ने नेट ग्रिड को एनपीआर से आधिकारिक तौर पर जोड़ दिया है। यानी कि पॉपुलेशन रजिस्टर को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले एसआईआर से छटनी होगी, उसके बाद पॉपुलेशन रजिस्टर पर जाएगा, पॉपुलेशन रजिस्टर से नेट ग्रिड जोड़ दिया गया है। यानी कि ये जो सारा का सारा चल रहा है वो नेशनल ग्रिड के साथ जुड़ गया। अब जो बचेगा वही नेशनल ग्रिड में होगा, और बाकी जो उस पर नहीं होगा उसके सामने समस्या आने वाली है। अगर उसकी पहचान नहीं हो पा रही है तो उसके पास समय होगा, वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी चीजों को वहां सबमिट करके उसको वेरीफाई करवा सकता है। लेकिन इनके ऊपर विशेष चश्मे से देखा जाएगा कि वाकई में ये वही है, क्योंकि जो अभी अभी निकल रहा है वो तो फ्रेश है। अब जो सेकंड राउंड में आएगा, जो कहेगा कि हमारा बना दो, उसके लिए समस्या होने वाली, क्योंकि इसमें फैमिली ट्री का भी भ्रमण होने वाला है, फैमिली डिजिटल रेडिकलाइजेशन को भी बड़ा धक्का लगने वाला है, इससे पहचान तत्काल होने वाली है, इससे लोग छटने होने वाले हैं, इससे किसी संदिग्ध के रिश्तेदारों, सुरक्षित ठिकानों और सहयोगियों की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसका संबंध क्या एनआरसी से है, यह देखना पड़ेगा। अब इस विषय में पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता बनर्जी, इस समय तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, मतलब कांग्रेस राहुल गांधी लगातार चिल्ला ही रहे हैं, या फिर केरला, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार इन विषयों पर सवाल उठा रहे हैं। और इनका कहना यह है कि जो एसआईआर चल रहा है, इसको ये नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ देंगे, इसको ये एनआरसी के साथ जोड़ देंगे, और फिर ये परेशान करेंगे लोगों को। मैं कहता हूं कि अगर सरकार ने कोई रास्ता अपनाया है तो क्या समस्या है? अवैध प्रवासियों की पहचान करेंगे ये, मतलब इन लोगों का कहना है कि अवैध प्रवासियों की पहचान करेंगे। नई नीति में ओपन बॉर्डर के दुरुपयोग को रोकने की बात कही गई है, तो ये कह रहे हैं कि साहब बॉर्डर से जो दुरुपयोग हो रहे हैं या वहां जो समस्याएं हो रही हैं वो राज्यों को परेशान करेंगे, ममता बनर्जी जैसे लोगों को परेशान करेंगे। ये अपोजिशन का सवाल है। यदि सुरक्षा एजेंसियां नेट ग्रिड और एनपीआर के जरिए किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रैक करती हैं जिसका विवरण संदिग्ध है, तो वह डेटा भविष्य में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर सिटीजन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष का मुख्य आरोप यही है कि वे सभी प्रक्रियाएं अंततोगत्वा एनआरसी का रास्ता साफ करती है, और सरकार फाइनली ये एनआरसी कर रही है, ये एसआईआर नहीं कर रही है, नेशनल ग्रिड के साथ जो जोड़ रही है, एनपीआर जो कर रही है, या फिर जो जनगणना कर रही है, ये सब मिलाकर एनआरसी करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से एनआरसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी कर रहे हैं। ये आखिर ये सवाल खड़ा क्यों कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार एनआरसी करने का प्रयास कर रही? उसका कारण यह है कि जब एनआरसी की बात अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कह दी थी सीएए के दौरान, तब उस समय देश में हंगामा खड़ा हुआ था, लोगों ने बिल्कुल देश बंद कर दिया था, कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी, सारे अपोजिशन रोड पर थे, और रोड में एक पार्टिकुलर समुदाय के लोगों को भड़काकर सामने लाया गया था। अब मुझे लगता है कि कई वर्षों के बाद इस पार्टिकुलर समुदाय को यह बात समझ आ गई कि भाई देखो, यहां लाठी से बात होने वाली है, यहां कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। जो उनके सरपरस्त पाकिस्तान थे वो भी इस समय बहुत बुरी दशा में हैं, उनके सरपरस्त बांग्लादेश में हुआ करते थे, वो भी बड़ी भयावह सिचुएशन में आ चुके हैं, और अब मोदी जी पूरे विश्व में प्रवेल कर चुके हैं। इस समय ट्रंप जैसे लोगों से भी मोदी जी दो दो हाथ करने को सामने दिखते हैं, और बहुत बड़े बड़े शासक संसार के मोदी जी के सामने या भारत सरकार के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं।
रहे हैं, भारत सरकार स्ट्रांगली अब बिहेव कर रही है। भारत इकोनॉमी के मामले में काम कर रहा है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काम कर रहा है, भारत रोजगार के विषय में काम कर रहा है, भारत यूनिकॉर्न बनाने पर काम कर रहा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है, भारत इस समय डिफेंस कॉरिडोर पर काम कर रहा है, भारत इस समय इलेक्ट्रॉनिक पर काम कर रहा है, डेटा चिप पर काम कर रहा है, या फिर बाकी चिपों पर काम कर रहा है। ये सारे विषय वो हैं जो संसार में भारत को ग्रेट अगेन बनाने की बात करते हैं, भारत को फिर से विश्व के चरम पायदान पर बिठाने की बात करते हैं। इसलिए अब लोगों को यह बात समझ आ चुकी है कि विरोध हो नहीं सकता, करा तो बहुत गलत हो जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट में। चूंकि पूरा देश बीजेपी में लगभग हो चुका है, कुछ राज्यों की बात छोड़ दीजिए, हिमाचल में छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश में नहीं बना पाए, या फिर हम कहते हैं कि दक्षिण की कुछ राज्य हैं उनमें नहीं बना पाए, लेकिन आफ्टर ऑल अगर आप देखेंगे तो 90% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र में भी स्ट्रांगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नेता जो जो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय हैं उनका कोई तोड़ है नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इनका कहना ये है, देखिए ये जो इनविजिबल थ्रेट दिखाई दे रही है कि भाई इसका खतरा है, नई नीति से खतरा है, ये लोग कह रहे हैं। वो इनविजिबल थ्रेट क्या है? ये जो लाल किले का धमाका हुआ, इस लाल किले के धमाका पहलगाम के बाद जो हुआ, इस सारे मामले में डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि नई नीति मानती है कि आधुनिक आतंकवादी डिजिटल हैं, इसलिए नेट ग्रिड का एनपीआर के साथ जुड़ना एजेंसियों को संदिग्ध के भौतिक अस्तित्व और डिजिटल प्रोफाइल के बीच मिलान करने की शक्ति देता है। यानी कि अब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, सब सीधा एक नंबर पर आ जाएगा। संक्षेप में अगर कहें तो नेटग्री की टेक्निकल जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने तैयार कर लिया है, एनपीआर का डेटा इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के फैमिली ट्री सहित और उसके संबंधी, उसके जो संपर्क हैं, उस जो फोन नंबर इस्तेमाल करता है, वो जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, या फिर वो जो भी डिजिटल फॉर्म इस्तेमाल करता है, वो सब अब सरकार के पास एक्सेसिबल होंगे। अगर कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो सरकार उसमें अब सीधा एक्शन लेने में सफल रहेगी। एनआरसी, एसआईआर वो प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि डेटाबेस में केवल वैध निवासियों की ही जानकारी होगी, और वैध निवासियों की जानकारी अंदाजा यह है कि 119 करोड़ लोगों की ही जानकारी इस पर होगी। 119 करोड़ की अगर जानकारी होगी, ये तीन प्रक्रियाएं कौन कौन सी? जैसा पहले एसआईआर हो रहा है, लगभग पूरे देश में हो चुका है। एसआईआर के बाद नेशनल ग्रिड के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, फिर नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया आतंकवादी निरोधी वो जो नेटवर्क है सरकार ने खड़ा कर लिया है, और इसके अतिरिक्त अब पीछे से जनगणना आ रही। जनगणना से पहले वेल्थ की गणना, आपका पूरा डिटेल आ रहा है, और उसके बाद जनगणना और जाति और संप्रदाय के बाद मूल, और मूल के बाद मूल निवासी के बाद वहां से यहां तक का डेटा आने वाला है। इससे 30 करोड़ लोग बाहर होने वाले हैं। लेकिन एक समस्या जो सामने आ सकती है वो है पुट्टू स्वामी का जजमेंट। पुट्टू स्वामी का 9 जजेस की बेंच का जजमेंट था, उसके बाद 5 जजेस की बेंच ने उसको क्लैरिफाई किया था। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इससे प्रिवेसी ब्रीच होती है किसी भी व्यक्ति की, और प्रिवेसी अगर ब्रीच होती है तो आप आधार कार्ड को कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं कर सकते, आधार को सेंट्रल पॉइंट मानकर सबको जोड़ नहीं सकते। सरकार ने वो उस समय तो मान लिया कि भाई नहीं जोड़ सकते, लेकिन ऑप्शनल कर दिया। ऑप्शनल में प्रैक्टिकली आधार ही सेंट्रल पॉइंट बना रहा। मैं कहता हूं कि 10% लोग उसमें जागरूक हो गए होंगे जिन्होंने कहा होगा हम नहीं देंगे, लेकिन 90% लोग आ गए। जिन 10% ने कहा होगा कि हम आधार नहीं देंगे वो तो संदेह के घेरे में आ गए। जो संदेह के घेरे में आ गए उनका अब एसआईआर के माध्यम से साफ सफाई होगी, नेशनल ग्रिड पर एनपीआर के माध्यम से सफाई होगी, और उसके बाद फाइनली जनगणना के माध्यम से होगी। कुल मिलाकर यह आती है कि पुट्टू स्वामी के जजमेंट की तरह अगर पुट्टू स्वामी के आधार पर इस पूरी पॉलिसी को जो सरकार ने बनाई है इसको फिर से चैलेंज किया जाता है तो कुछ समस्याएं स्वाभाविक है कि वो आ सकती हैं। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि सरकार, केंद्र की सरकार इस समय फाइनल स्टेज पर है, और इस फाइनल स्टेज पर अब कोई भी बचने वाला नहीं है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और केंद्र सरकार को साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारों को साधुवाद कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है
ये पॉलिसी अब एक भी संदिग्ध व्यक्ति को भारत में रहने नहीं देगी। संदिग्धता के आधार पर ऐसा नहीं कि आपको फाइनल कर दिया, संदिग्ध आप हैं, उसके बाद आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपकी गहन सर्च होगी। आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं देने, वो खुद ही आपका पता कर लेंगे कि आप यहां के हैं कि नहीं हैं, और आपको केवल बताना है कि पूर्व में आप कहां, कौन से गांव से आए, आपके पूर्वज कौन से गांव के थे, आपके पूर्वज कहां रहते थे, आपके पूर्वज कहां हैं, उसका डिटेल सरकार निकाल लेगी। सरकार के पास